नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं संचित भारद्वाज आपके साथ। दोस्तों, जिस तरीके से हमने देखा कि किसान आंदोलन को अब 2 महीने होने वाले हैं, उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। कल 11वें दौर की बातचीत थी, उसके बाद भी किसान अभी भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। उसी सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ किसान नेता डॉक्टर रामनिवास शेरावत जी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, शुरुआत में जैसे ये बिल आया है, जैसे इससे पहले मैं पीछे जाऊं तो लैंड एक्विजिशन बिल भी आया था। वो कांग्रेस के समय में आया था। उसमें किसानों को और प्रतिपक्ष को भी मौका पूरा दिया था लैंड एक्विजिशन बिल को बनाने में। वो 1 साल भर लग गया था। तो पहले कच्चा बिल, फिर पक्का बिल, फिर लगभग तय हो गया। और राष्ट्रपति जी के साइन होने से पहले 1 महीना पहले सुमित्रा महाजन उस समय प्रतिपक्ष में यानी कि भाजपा की नेता थी, उनको भी दिया गया 1 महीने के लिए। और हमने भी सुझाव दिए साइमल्टेनियसली, कच्चा पक्का, फिर कैसे कैसे ऊपर नीचे वो हुआ। तो पूरा समय मिला, किसानों को भी पूरा समय मिला, विपक्ष को भी पूरा समय मिला, सरकार को भी पूरा समय मिला। फिर वो लैंड एक्विजिशन बिल बना। इसमें भी थोड़ा सरकार की पहले थोड़ी गलती हो गई। तो उस नाते से अगर ये पूर्ण रूप से पहले किसानों के देते, भाई ऐसा बिल हम बनाने जा रहे हैं, 2-3 महीने का समय देते, तो खैर चलो वो गलती हो गई सरकार से। उसने जो कि फुल फ्लैश सरकार है। लेकिन धारा 370 हटाई, पूरा देश उसमें हम भी ताली बजाते हैं, बहुत बढ़िया काम किया देश के लिए। दूसरा और भी जैसे राम मंदिर का था, चलो वो भी एक बहुत गंभीर विषय था, 500 साल का, वो भी किया, उसमें भी हम ताली बजाते हैं। बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, अच्छे बिल थे, ये विवाद भी खत्म हो गया और हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा था वो भी खत्म हो गया। तो ये तो विषय थे। अब ये आया, अब ये बिल आया, तो इसमें थोड़ा सा सरकार को पार्लियामेंट में चर्चा, डिबेट हो जाती, राज्यसभा में भी हो जाती, और किसानों से उससे पहले 3 महीने दे देते भी ऐसे बिल हम लेके आ रहे हैं, आपके क्या सुझाव हैं। चलो सरकार से गलती होगी और बिल भी आ गया, और एजिटेशन अब इतने लंबे समय से चल भी रहा है। देखो, सरकार को भी और किसानों को भी मिल बैठकर, मान लिया ये पॉइंट मेरा कहना है कि 15 पॉइंट हैं, 15 में से मान लिया 5 ठीक हैं, तो 5 ठीक तो उसको तो रख लो, और 10 बदलने के लिए सरकार ने कहा है। बिंदुवार बात करके 10 को बदलवा लो। अब एक मान लिया विद्यार्थी कोई फेल हो गया, वो 5 सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट में पास हो गया, लेकिन उसका साल खराब नहीं करना चाह रहे, तो कह रहे भी साल खराब नहीं कर रहे, बोर्ड का तो एग्जाम है नहीं। प्रिंसिपल ने बात करी भी 4 सब्जेक्ट में इसके दोबारा से कंपार्टमेंट निकाल दो। लेकिन जो सरकार है वो तो बात करने के लिए तैयार है। कल 11वें दौर की बातचीत हुई और उससे पहले सरकार अब कह रही है 1.5 साल के लिए होल्ड पे डाल देंगे, फिर 2 साल पर आई। लेकिन किसान जो है वो पूरा बिल वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो आप क्या देखिए, सरकार का डर देखो ये है, राष्ट्रपति के साथ वो मैंने पहले कहा, सरकार की थोड़ी गलती है पहले, इसको पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से लाना था। चलो वो सरकार ने उसको माना, एडमिट किया है, वो गलती हो गई उनसे, लेकिन गलती को सुधारने का भी उन्होंने मौका दे दिया। अभी 1.5 साल तक उसको होल्ड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में कमेटी गठित करी है। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करना चाहूंगा, जो आपके 4 थे, 1 वापिस चले गए, किसानों से भी ले लो आप 4 आदमी किसानों से ले लो, ताकि उसको ये मौका ना मिले। सुप्रीम कोर्ट उसका 4 किसानों के जो नेता हैं या उसके लीगल एडवाइजर हैं, बल्कि मैंने एक सुझाव भी दिया था, 4 लीगल एडवाइजर किसानों की तरफ से, 4 लीगल एडवाइजर सरकार की तरफ से, सरकार के वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट के जज वर्तमान, 2 रिटायर्ड, 1 किसानों की तरफ से, 1 सरकार की तरफ से, 3 ट्रिपल बेंच हो जाए। 1 जज रिटायर्ड किसानों की तरफ से, 1 सरकार की तरफ, 1 वर्तमान जो जुडिशरी में हमारे सुप्रीम कोर्ट में है, और 4 लीगल एडवाइजर किसानों के, 4 लीगल एडवाइजर सरकार के। ये इतना टेक्निकल विषय पे है, उस पर डिस्कस करो और पूरे देश को ये बताइए, और उसमें जितना भी उसमें अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट कर दीजिए, क्योंकि इसको वापस लेने में फिर तो धारा 370 का डर है भाई, फिर तो उस पर भी आ जाएंगे। फिर तो ये कि ये लीक, गांव में बोलते हैं लीक पड़ जाएगी। लीक का मतलब है कि फिर कहेंगे फिर तो और आंदा 1 लाख आदमी और आ जाएंगे, इसको भी वापस करो, दूसरे को भी वापस करो। तो ऐसे देखो, संविधान से देश चलता है, तो संविधान के नाते से किसान से भी नम्र निवेदन है। मैं भी खुद स्वयं किसान हूँ, और अब ये जो प्रपोजल सरकार ने, जो पहले कल की वार्तालाप तो खैर विफल हो ही गई, इससे पहले जो दिया था पिछली वार्तालाप में, 10वें दौर की वार्तालाप में, कि हम 1.5 साल के लिए इसको होल्ड करते हैं, इसको समझें, बिल को समझें, और जो इसमें अमेंडमेंट होना है सरकार कह रही है तो इसमें संशोधन कर दें। तो वो जैसे एक विद्यार्थी का 1 साल बच गया और वो कंपार्टमेंट निकाल के और एक सब्जेक्ट में पास था, तो किसान कह रहा है भी 1-2 बिल तो ठीक है,
तो एमएसपी का मैंने थोड़ा एक जगह और भी ऐसे मीटिंग हमने कहा भी चलो ये बिल आ गया है तो इसमें एमएसपी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है खाली कांग्रेस के समय से ही, लेकिन उस समय एमएसपी जो शुरू की विवाद इसी से ज़्यादा चल रहा है। तो एमएसपी का क्या था कि पहले हमारे उत्तर भारत में जो हम भोजन करते हैं वो गेहूँ मुख्य भोजन है, रोटी। तो नॉर्थ इंडिया में यानी कि गेहूँ का उत्पादन उस समय में 1955 में 1960 का दशक था जब प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे और हम भी छोटे से थे तो लाल गेहूं आया था विदेश से। वो विदेश से मंगाना पड़ा तो उन्होंने कहा छतों पे भी गेहूं उगाना पड़ा, भारत का खाद्य भंडार खत्म हो गया था तो हमारी अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई थी। तो उस समय एमएसपी गेहूं के लिए, और चूंकि नॉर्थ इंडिया में चावल खाते हैं या समुद्र के किनारे मछली और चावल मुख्य भोजन है, तो दो चीज़ पर गारंटी दी थी सरकार ने, भाई इससे इतना हम आपको मूल्य देंगे। तो उसको बढ़ावा दिया क्योंकि देश का पेट पहले पलेगा, रोटी तो जरूरी है ना। तो रोटी और चावल ये जरूरी थी, दो चीज़ों पर उसमें सुरक्षा मिली थी। उस समय यानी कि शॉर्टेज थी तो इसको बढ़ावा देने के लिए एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को बढ़ावा देने के लिए दो चीज़ों को भी इसको आप ज़्यादा उगाओ ताकि हमारा देशवासी भूखा ना मिले। लेकिन अब उसके बाद में जैसे जैसे हरित क्रांति आई, उत्पादन इतना ज़्यादा हो गया, अच्छी बात है, हम विदेशों में भी देने लगे। अब अनाज के भंडार सरकार के पास हैं, 3-3 साल तक के अनाज के भंडार भरे हुए हैं। तो सरकार एमएसपी पर केवल मान लिया पूरे देश के अंदर उत्पादन 100 बोरी का है मान लिया गेहूं का, तो एमएसपी मिलती कितनी है? 6 बोरी मात्र पर मिलती है। सरकार 6 बोरी यानी 6000 लाख टन लगा लो या 94,000 लाख टन पर नहीं मिलती है। लेकिन सीधी किसान की भाषा में पूरा उत्पादन पूरे देश में 100 बोरी गेहूं का उत्पादन है या 100 बोरी धान का उत्पादन है। सरकार की खरीद जो एमएसपी ये वाली भाजपा सरकार भी एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। कांग्रेस वाले भी कह रहे थे हमने एमएसपी दी, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। किसान ये कह रहे हैं अभी कितनी बोरी पर दे रहे हो? केवल मात्र 6 बोरी पर ही तो दे रहे थे। कांग्रेस भी 6 बोरी पर लगभग दे रही थी, भाजपा भी लगभग 6 बोरी पर दे रही है। जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ा है एमएसपी निश्चित रूप से भाजपा ने थोड़ा थोड़ा उसमें इजाफा किया है। अभी वर्तमान में गेहूं का उठाते हैं तो 1975 रुपये एमएसपी जो है मिल पाती है। लेकिन कहाँ मिल पाती है? पंजाब में 6% में भी 90% पंजाब ही लेता है अकेला, और उसमें से पूरे दूसरे राज्य फिर हरियाणा का नंबर है। और हम तो दिल्ली में आप इंटरव्यू ले रहे हो, हमारी ज़मीन कुछ तो इंडस्ट्री में चली गई, कुछ खेती बाड़ी में हमारे 200 गांव में हो रही है। तो उस नाते से एमएसपी को भी नया बिल जो आया है इसमें किसान कह रहे हैं अभी प्राइवेट सेक्टर को आप दोगे, पुराना हमारा जो व्यापारी खरीदेगा तो कम से कम वो ग्रेडिंग करेगा। जैसे आलू का बीच में उदाहरण दिया था किसानों ने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी आलू आप पोटैटोज उत्पादन करो। तो एक एक्सपीरियंस ये आया कि कुछ उसका उत्पादन बढ़िया हुआ, लेकिन कुछ उसने कहा कि अब आवश्यकता नहीं है। तो उसने कहा भी इतने उसमें एक सर्कल दे दिया कि इसमें से जो पोटैटो निकलेगा तो ग्रेडिंग कर दिया। इस ग्रेडिंग से किसान डर रहा है। हमारा तो ऊपर इंद्र देवता है, चूंकि हमारी फसल खुले में रहती है, इंद्र देवता खुश है तो फसल अच्छी हो जाएगी। तो इस नाते से किसान ये कह रहा है कि कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य जो बाहर का व्यापारी खरीदेगा, सरकार केवल 6% ही खरीदती है। ओपन आपने कर दिया, सरकार खरीदेगी कह रहे हो, अच्छी बात है सरकार खरीदेगी और उसका प्रतिशत बढ़ जाए तो किसान को सरकार पर भरोसा है भी एमएसपी पे तो आप खरीदते हो, लेकिन व्यापारी पर नहीं है। वो ग्रेडिंग के नाम से अगर हमारा अनाज उत्पादन किया वो कहेगा अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो कम से कम जो हमारा अभी 1975 मान लिया 1 किलो अनाज का मूल्य आज किसान 1975 रुपये उसको सरकार देती है। और आज अगर हम दे, अब सरकार ने खरीद पूरी होगी, आज अगर हम मंडी में जाएंगे हमारा 1700 से नीचे बिक रहा है। तो एमएसपी मैं भारत सरकार को कहना जा रहा हूँ, एमएसपी आपकी खंडी खंडी हांड रही है, केवल 6 बोरी में है। उत्पादन पहले जल्दी ये फसल तैयार होगी 9 अप्रैल को मंडी में डाल दी, एमएसपी मिलेगी 15 अप्रैल के बाद में वो आती है जब मनाते हैं ना
बैसाखी के बाद में मिलती है, 20 अप्रैल बिल हो जाते हैं। तो उससे पहले जो किसान गया उसको नहीं मिली, तो सरकारी खरीद जैसे बोली उछाल दी मंडी के अंदर। 1975 सरकारी रेट है, तो बोली उछाल दी उसकी 1700 की। तो किसान ये कह रहा है कि उसको बोली जैसे ही लगा दी, जो सरकारी एमएसपी है उससे नीचे अगर बोली लगाता, इसको कानून में बाउंडेशन करो। सरकार कहती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑर्डर था पहले से कांग्रेस के समय, हम भी वही देंगे। एमएसपी को अगर गारंटी मान लिया दे दी है तो वो 1700 की बोली नहीं लगाएगा, 1975 से मिनिमम बोली, और अच्छी है तो उससे ऊपर ले, किसान का ये कहना है। लेकिन सरकार भी पहले उसको गलतफहमी, एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, एक रट्टाफिकेशन लगा रखी है टीवी चैनलों पर भी। किसान बार बार ये कह रहा है भी एमएसपी कहाँ है। जो किसान वहां पर गया, मान लिया उसका एमएसपी पे नहीं बिका, उसके लिए तो नहीं है। मान लिया मैं समय पर चला गया, मेरी एमएसपी पे खरीदारी होगी तो मैं कह दूंगा हाँ मेरी एमएसपी पे 1975 रुपये मिले। लेकिन ये ज़्यादातर पंजाब को मिलता है, हरियाणा को मिलता है, और अब दूसरे राज्यों को भी पता लग गया। उनको नहीं मालूम था एमएसपी, उनको मिला ही नहीं कभी। अब उनको भी मालूम होगा ये एमएसपी क्या चीज़ है। पंजाब और हरियाणा वाले इसको लूट रहे हैं, हमें तो इसको अवसर ही नहीं मिला। अब वो भी समझ रहा भी एमएसपी तो फिर हमको भी मिलनी चाहिए। तो जो एमएसपी पे अभी धान का था कुछ सालों से, अभी पीछे देखो वो इत्तेफाक था, हो सकता है कि आयात निर्यात WTO का। तो पहले मान लिया हरियाणा का जिक्र हमारे किसान कह रहे हैं भी हरियाणा में धान का मूल्य उनको जब हुड्डा की सरकार थी बहुत बढ़िया मिला, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी भी हरियाणा में है। हम दिल्ली वाले भले ही, हमारी भाषा भी हरियाणवी है, ये मैं भी खुद कह रहा हूँ। जो हम इत्तेफाक किया, धान का मूल्य 4500 मिला है और एमएसपी भले ही उसकी 1800 रही हो, लेकिन उसको मूल्य 4500 मिला। हो सकता हमारे व्यापारियों ने विदेश में भेजा हो, तो उस समय जब कोई चीज़ का मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उस नाते से भी फ्लक्चुएट करता है रेट। उस समय हो सकता है डिमांड ज़्यादा रही होगी, एमएसपी से ज़्यादा किसान ने बेचा है, तो वो तो किसान कहता है भी किसान की पॉकेट में पैसा आएगा, बिल अच्छा है। किसान की पॉकेट में पैसा नहीं आएगा तो बिल खराब है। 95% किसानों ने, ये अंग्रेजी में है ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन काला कानून उनके अडानी अंबानी का कह रहे हैं, उनके गोदाम बन गए, तो वो सारी खरीद करेंगे, ग्रेडिंग के नाम से एमएसपी नहीं देंगे, अपना भंडारण कर लेंगे, फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम के ताते भी उसमें भी छूट कर दी है, वो अपना स्टॉक कर लेंगे। 1975 रुपये में मान लिया गेहूँ उसने ले लिया, 1 रुपये का खर्चा आ गया, तो उनको 20 रुपये 75 पैसे में उसके गोदाम में चला गया। वो कितने में बेचे? हमारा 1 किलो गेहूँ 1975 मिला है तो हमारा केवल 5 रुपये उसमें मिलेगा, 15 रुपये खर्चा आ गया तो 4.5 ही रुपये मिले। ले वो कितना लेगा? इस पर भी सरकार से किसान पूछ रहा है। वो 20 रुपए की चीज 40 में बेचेगा, 60 में बेचेगा या 120 में बेचेगा? तो 120 में बेचेगा तो 100% की महंगाई होगी। स्टॉक कर दिया, 3 महीने के लिए खाद्यान्न नहीं मिला, गवर्नमेंट ने केवल 6 बोरी रखी। अगर 100 बोरी उत्पादन है गवर्नमेंट के पास तो 6 बोरी है, तो 94 बोरी, 2 बोरी किसान अपने लिए रख ली, 92 बोरी व्यापारी मान लिया खरीदेगा, 92,000 लाख टन में लगा लो उसको। तो उस पर फिर जो आवश्यक उपभोक्ता नियम के तहत में जो आम नागरिक देश का है वो कितने में खरीदेगा? तो इस नाते से किसान उसको भी जोड़ कर लेके चल रहा है, क्योंकि किसान जो होता है वो सबकी सोचता है, अपनी भी सोचता है और जो गरीब है उसकी भी सोचता है। इस नाते से ये कन्फ्यूजन है। दूसरा भी मैं बताना चाहूँगा, WTO, ये किसान को समझना पड़ेगा। हमने भी उस समय 90 के दशक में नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे तो WTO पे साइन हो गया। आज अगर इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं का मूल्य है वो 1450 रुपये है और यहाँ पर हिंदुस्तान में 1975 रुपये है। तो WTO का भी कोई भी सरकार, चाहे वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, आयात और निर्यात पूरा विश्व के अंदर WTO का सिग्नेचर होने के उपरांत में उसका भी प्रभाव है। अब हमें किसान के नाते से ये तो कन्फ्यूजन हुआ। अब इसका पॉजिटिव लेते हैं। अब इसका पॉजिटिव मान लिया लेते हैं कि ये बिल आ रहा है, तो बिल आएगा भी, ये मटर के खेत में अब है। अगर मटर का उत्पादन ज़्यादा होगा तो इसका हमें रेट नहीं मिलेगा, उत्पादन कम होगा वही चीज़ 5,000 की एक बोरी चली जाएगी, वही बोरी हमारी 1,000 में जाएगी। दूसरे किसानों ने भी बो रखा है। तो सरकार ये कह रही है भी इसको साइंटिफिकली करो और विश्व मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है उस नाते से उसका उत्पादन करो। ये गेहूँ और धान के पीछे मत पड़ो, दूसरी चीज़ों का उत्पादन करो। अभी नितिन गडकरी जी का भी आया था कि फ्यूल के अंदर भी कुछ दालें हैं, उस दाल से वो जो फ्यूल बनाएंगे
अच्छी बात है। इधर आप देख रहे हैं फूल है, गुलाब का फूल है, उधर दूसरे फूल है। इनसे इत्र अगर हम बनाएंगे, मान लिया इसका प्रोसेसिंग में ले आए, तो कह रहे किसान को भी प्रोसेसिंग करना चाहिए। अब हम अनाज पैदा करते हैं, हम आटा बनाएं, हम आटा बनाएंगे तो आटे पर जो बिजनेसमैन पैसा ज़्यादा कमा, हमें तो केवल पौने 5 रुपये मिले 1 किलो पर। गेहूं उत्पादन 6 महीने हमारी लागत, 6 महीने हमारे चले गए। व्यापारी उसी को 1 रुपया और खर्च करके उसको 2100 रुपये में पड़ गया। वो मात्र 2 महीने में स्टॉक कर देगा। स्टॉक कर दिया सबकी व्यापारियों की, 20 व्यापारी पूरे देश के अंदर, वो कह दिया 2 महीने स्टॉक कर दो। मार्केट में शॉर्टेज आ गई। ये सरकार उस पर भी कुछ नहीं कह रही है कि उसको कितने में बेचना है। किसान 6 महीने में केवल पौने 5 रुपये 1 किलो पर उसका प्रॉफिट है, तो वो कितने में? ये मैंने रिपीट इसलिए किया है, ये किसान उनको भी जोड़ रहा है कि तुम भी भूखे मरोगे। रेहड़ी पटड़ी वाला राम निवास जी, इसी पर एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि एमएसपी की आपने बात करी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, क्या जो किसान है उसको प्राइवेटाइजेशन से भी डर है? जैसे आपने कहा कि जो प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं, जो प्राइवेट जो बिजनेसमैन होंगे, वो अपने पास रख लेंगे, फिर अपने हिसाब से जो है मार्केट को कंट्रोल करने लगेंगे। क्या किसान को इस चीज़ से भी डर है? क्या लगता है? ये शुरू से किसान को डर इसलिए लगा कि भी ये जल्दी में जो लेके आए ना बिल, और विपक्ष को भी मौका, देखो वो तो विपक्ष तो कोई भी हो, वो राजनीति का विषय, उसमें हम नहीं। अब उनको बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म सजाए मिलेगा तो वो क्यों नहीं जाएगा वो? हालांकि किसानों ने उसको मना किया, अभी कोई राजनीतिक व्यक्ति हमारे मंच पर नहीं आएगा। हाँ, वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, अंदरूनी तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं और एग्रेसिव कर रहे हैं। मान लिया झगड़ा होगा तो विपक्ष को ही फायदा होगा। इस खबर को इंटरनेशनल खबर बनाना चाह रहे हैं। लेकिन ये कल की 26 जनवरी का, मैं किसानों से भी, मैं भी किसान का बेटा हूँ। हमारे भी बच्चे जो हैं दिल्ली पुलिस में, हरियाणा पुलिस में, CISF में, BSF में सैनिक के रूप में, हमारे किसानों के ही बेटे हैं। और वो मार्च करेंगे, क्योंकि आज़ादी लड़ी किसने लड़ी? उसमें भी हमारे ही योद्धा थे, हमारे ही घरों से बलिदान दिया है। तो 26 जनवरी और 15 अगस्त ये केवल किसान को तो बहुत महत्व रखता है, सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्व रखता है, क्योंकि जय जवान जय किसान, तो ये हमारा पर्व है 26 जनवरी। इसमें मैं किसानों से हाथ जोड़कर एक किसान का बेटा नम्र निवेदन करना चाहूँगा। वो उन्होंने हालांकि कहा भी है कि 26 जनवरी की जो परेड है, जो रूट है सैनिकों की, भारत सरकार की, उसमें हम नहीं जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो आउटर रिंग रोड पर भी कह रहे हैं दिल्ली के अंदर। मेरा ये मानना है, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, हम किसान परिवार से हैं, जैसे ही दोनों पर्व आते हैं हमें खतरा रहता है। गांव में भी कहता भी बम ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस दिन ये इस किस्म के लोग, घुसपैठिए लोग इसका मौका तलाशते हैं। कितनी बार सरोजनी नगर में भी बम ब्लास्ट हुआ पिछले सालों में। तो इस नाते से इस दिन मैं किसान होने के नाते से कहेंगे भारत सरकार को ये हमारा पर्व है। हम किसान आंदोलन में भले ही हैं, लेकिन 26 जनवरी को कोई आंदोलन हमारा नहीं है, स्थगित किया जाता है। हम भले ही यहाँ पर बैठे हैं, दिल्ली के अंदर बैठे हैं, आज हमारा नेशनल फ्लैग को जब सलामी देंगे तो हम टीवी पे देखेंगे, हम राष्ट्रीय ध्वज यहाँ फहराएंगे, देशभक्ति के गाने गाएंगे। आज हमारा कोई आंदोलन नहीं है, हम देश के साथ हैं, सैनिक के साथ हैं। अगर आवश्यकता दिल्ली पुलिस को, हरियाणा पुलिस को, CISF को, BSF को, जो भी व्यवस्था कर रखी है, आप व्यवस्था संभालिए। कोई घुसपैठ या कोई दिल्ली के अंदर आसपास के बॉर्डर पर कोई इस किस्म का विस्फोटक पदार्थ लेकर, मेट्रो भी दिल्ली के अंदर है, बहुत 75 फुट नीचे कोई भी हादसा, हम किसान आपकी मदद में हैं। हम वॉलंटियर भी देना चाहेंगे, अगर आज देश की सेवा के लिए वॉलंटियर के रूप में हम देश की सेवा के लिए खड़े हैं। आप व्यवस्था संभालिए। हमारी व्यवस्था के लिए कोई भी पुलिस वाला, कोई भी BSF वाला, कोई भी CISF वाला आवश्यकता नहीं है। आज हमारा पर्व है, ये हमारा पर्व, हम यहीं पे एजिटेशन पर हैं या जो आ रहे हैं हम यही मनाएंगे आज का। उसके बाद में 27 तारीख से जो आपका है शांतिपूर्ण तरीके से, और वो आप करना चाहें तो ये मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने भी निवेदन किया है कि आज के दिन में, चूंकि ये कलंक लग जाएगा किसानों को, अभी ऐसे पर्व के अंदर में आप एजिटेशन के रूप में इसको आज का दिन स्थगित करते हैं। हम आज राष्ट्रीय पर्व को, सरकार क्या, हमारी तो सरकार है, भारतवर्ष हमारा है, सरकार तो आएगी जाएगी, ये देश सुरक्षित रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहना चाहिए, और देश का किसान खुशहाल तभी होगा, और होता भी है, लेकिन देश सर्वोपरि है, किसान ने ये कहा है। तो इस नाते से मैं पुनः किसानों को, किसान का
पीड़ा मैं अवगत कराना चाहता हूं। कोई भी उत्पादन अगर विदेश में हम भेजेंगे तो कोई व्यापारी जिसके पास पूंजी होगी वही तो खरीद करके बाहर भेजेगा। वो बाहर भेजेगा तो डिमांड होगी, मार्केट में डिमांड होगी, तो जो भी हमारा किसान का उत्पादन है, चाहे दालें हैं, तिलहन है, वही हमारा गेहूं है, धान है, सब्जी है, अगर डिमांड होगी तभी तो हमारा उत्पादन ठीक से उसका पैसा मिलेगा। तो इसको पॉजिटिव मान लिया लेते हैं। जब तक स्टॉक नहीं होगा तो कौन व्यापारी खरीदेगा? तो इतना बड़ा स्टॉक सरकार के पास में पूरी की पूरी फसल खरीदने की औकात नहीं है, ना उसके पास स्टोरेज है। अगर वो मान लिया किराए पर भी देते हैं तो सरकार एमएसपी को और बढ़ा देगी और वो विदेश में भेजे। विदेश, हालांकि विदेश में भी क्योंकि सब्सिडी के नाते से हमको सब्सिडी और देनी चाहिए। बाकी दूसरी देखिए, हमारी किसानी होती है बीघे में, हमारी किसानी होती है हेक्टेयर में नहीं होती। तो वहाँ की बाहर के विदेशों में हेक्टेयर में होती है। 100 हेक्टेयर एक बार होंगे, हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमें लागत कम करनी पड़ेगी और उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट को डिबेट करना है, WTO का ये असर है। तो हमारा अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी होती है तो हेक्टेयर के हिसाब से मेरे पास 2 एकड़ है, तो मैं कैसे उसको डिबेट करूंगा? ना तो मैं साइंटिस्ट ले सकता हूं, ना मैं सोयल टेस्ट कर सकता हूं। तो वो एक साइंटिस्ट लगेगा। 1000 एकड़ में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई व्यापारी उसको हमारी मान लिया करेगा, किसानी करेगा, 1 लाख रुपए का वो साइंटिस्ट रखेगा, सोयल टेस्ट करेगा, उत्पादन किस चीज़ का अच्छा होगा, इंटरनेशनल मार्केट में किस चीज़ की आज की डिमांड है, उस नाते से वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। रही जमीन की बात, ये रेवेन्यू का है। हम भी बटाई पे देते हैं, हमारी ज़मीनें बिक गई थी, हमने ज़मीन पास के गांव में ले ली। अब वो मैं मान लिया नहीं कर रहा तो मैंने साथी को पैसे में दे दी, भाई वार्षिक मेरे को देते रहो। लेकिन रेवेन्यू में मेरे नाम से ज़मीन है, कोई भी खेती वो 10 साल करे, 20 साल करे, तो ये कानून बन गया है, जिसके नाम ज़मीन है उसी के नाम रहेगी, केवल फसल का रहेगा। तो ये तो मैं किसान का भ्रम दूर करना चाहूँगा कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान की 1 इंच ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं जाएगी, वो केवल फसल का रहेगा। राम निवास जी, वहीं अगर हम आते हैं, जैसे हम सभी लोग जो कहे किसानों का आदर सत्कार करते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी करती है, तभी वो 11वें दौर की बातचीत में सामने आई। लेकिन हमने देखा जैसे बॉर्डर्स में जितने भी किसान जो हैं वो अपने आंदोलन पर बैठ रखे हैं, तो उससे जो है कहीं ना कहीं जो नुकसान हो रहा है इकोनॉमी को हो रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो बॉर्डर से जो लोग आते थे नौकरी के लिए दिल्ली में, वो नहीं आ पा रहे हैं, वो लेट आते हैं ऑफिस, और कहीं ना कहीं जो माल का जो आदान प्रदान था, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, एक शहर से दूसरे शहर जो आना जाना रहता था, उसमें भी कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, वो दिल्ली के व्यापारी हैं, प्रवीण खंडेलवाल जी की स्टेटमेंट टीवी पे भी आई थी और अखबार में भी दिया है, क्योंकि वो कैट के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। और हमारा बवाना में भी ये पूरा पीछे से इंडस्ट्री एरिया, जिसमें हमारी स्वयं की ज़मीन चली गई, इंडस्ट्री बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया बवाना का है, ये सब ब्लॉक हो गया है आने जाने को। और हमारे गांव से भी जो छोटे मोटे जो जैसे सामान लेने वाले, इस बवाना गांव से भी, चूँकि वहाँ पर मेन बंद है, बंद के कारण से किसान कह रहा है कि हमने तो बैरिकेड ले, चूँकि मैं तो आंदोलन का हिस्सा नहीं थी, मैं तो वहाँ पर नहीं गया हूँ आंदोलन में, लेकिन वहाँ जैसे ही सूचनाएँ आ रही हैं तो वहाँ पर वो रास्ता आने जाने का ट्रकों का तो नुकसान, कच्चा माल है, बना हुआ माल है, तो वो नहीं निकल पा रहा है। चूँकि पहले कोरोना में भी काफ़ी घाटा हुआ है अर्थव्यवस्था को, तो इस नाते से, और मैं दिल्ली का होने के नाते से दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने किसानों का समर्थन किया है। मैं मुख्यमंत्री जी, ये हमारे जो ज़मीनें, हमारी इंडस्ट्री एरिया है सामने ही बवाना की, ये हमारा लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने ये ज़मीनें ले रखी हैं हमारी, इधर से इंडस्ट्री आई हुई है, इधर से CRP कैंप है, ये हमारे अल्टरनेट प्लॉट, ये दिल्ली सरकार ने ये हमारे प्लॉट देने थे और एक किसान को नौकरी देनी थी। तो हम उनसे मांग करते हैं, ये मेरा रिजेक्ट कर दिया है, हमारी ज़मीनें गई हुई हैं, और ये सभी का ये 96 प्लॉट हमको दिल्ली वालों को, दिल्ली सरकार का लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट को देना था, ये सब रिजेक्ट कर दिया है। अब 4400 के आसपास रिजेक्ट कर दिया है, और ये 4400 भी एज सून एज पॉसिबल इसको सबको रिजेक्ट करने चाह रहे हैं। तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा, दिल्ली के किसानों को, जो हमारी ज़मीनों हम खेती बाड़ी से भी वंचित कर दिए, नौकरी से भी वंचित कर दिए, और जो हमारा किराए पे भी हम लेते हैं तो उस पर भी टैक्स लगा दिया, तो हमें ये प्लॉट हमारे को दिया जाए, उसके बाद ये DDA देगा। तो ये भी मुख्यमंत्री को, अब किसानों को आप समर्थन दे रहे, तो मैं दिल्ली का किसान हूँ, मैं आपका वोटर हूँ, तो मेरी भी समस्या का हल करो, ये रिजेक्ट मत कर होने दो, हमें हमारा हक दें, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी मैं कहना चाह रहा था। हाँ, राम निवास जी, एक आखिरी सवाल पूछना
पूछना चाहूँगा, जैसे अभी आपने 26 जनवरी की बात करी और आप कहीं ना कहीं जो ट्रैक्टर रैली है उसके समर्थन में नहीं है, आप किसानों के साथ तो हैं लेकिन ट्रैक्टर रैली के समर्थन में नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि जो किसान भी नहीं कहेंगे हम इसमें कहेंगे जो किसान के जो नेता अभी बने हुए हैं राकेश टिकैत जैसे, राकेश टिकैत सामने आते हैं और राकेश टिकैत ये बोलते हैं कि जिसने भी उस दिन हमें रोकने की कोशिश करी उसका हम इलाज करेंगे और बेल्ट खोल दी जाएगी, इस तरीके की बातें करते हैं। तो वो ये जो धमकी वगैरह वाली बात है ये किसको देना चाहते हैं वो जो राकेश टिकैत हैं? यहाँ पर हम किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो राजनीतिक जो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटियां सेकना है उनकी बात करेंगे। कैसे देखते हैं? देखो, मैंने कहा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। इसमें तो किसी भी प्रकार की हमें भारत सरकार के साथ में व्यवस्था में मेरी भी अगर ड्यूटी लगाएं, हालांकि ना लगाएं, लेकिन मेरी भी अगर कहीं ड्यूटी लगाए भी रात को तो मैं यहीं पे देखना है कि कोई फालतू का कोई आदमी नहीं आ जाएगा, मुझे अपने मार्केट में देखना है, क्योंकि वो तो पूरा भारत के नागरिकों का भी फर्ज है। पुलिस कहाँ रहेगी? कोई भी संदिग्ध व्यक्ति कोई दिखता है तो हमें फ़ोन के माध्यम से 100 नंबर के माध्यम से, कोई वस्तु ऐसे पड़ी हुई है, मेट्रो में हम जाते हैं, ये सबकी व्यवस्था है। तो इस नाते से किसान भी उस दिन, चूंकि हमारे ही तो सैनिक है, हाँ। हम उस पर्व को मनाएं और सरकार से कहें हमारा कहीं सहयोग लेना चाहते हो तो हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो उस नाते से वो सरकार के दिल्ली के अंदर देखो एंट्री करने से डिस्टर्ब होती है, पुलिस आदि पुलिस उसमें व्यवस्था में लगेगी और इतने ट्रैक्टर आ रहे हैं। मैं मान लिया किसान बनकर ही मैं जाके और मेरी मनसा देश के लिए हित में ठीक नहीं है और मैं किसान बनकर ही, वो किसान का नाम बदनाम होगा, राकेश जी किसान का नाम बदनाम होगा। और मान लिया दुर्भाग्य से मैं सरकार को भी चेतावनी देना चाह रहा हूँ, दुर्भाग्य से अगर ये झगड़ा बन जाता है किसी कारण से दुर्भाग्य से, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। किसानों से भी नम्र निवेदन है, सरकार से भी नम्र निवेदन है कि इसको किसी भी तरीके से, अभी भी 2-3 दिन है, किसी भी नाते से इसको समझाया जाए। मान लिया वो हरियाणा में भी हमारी ये KMP है तो किसानों से वहाँ पर भी सब मीडिया में तो दिख ही जाएगा, लेकिन मेरा अपना मन तो ये है कि भी जहाँ पर भी किसान ट्रैक्टर लेकर आए हुए हैं 26 तारीख तक जहाँ वो हैं वहीं पर मिलकर उस दिन अपना शांतिपूर्ण मनाए और हम देश के साथ हैं। तो पूरी देश की भावना, पूरे नागरिकों की देश की भावना, सबकी भावना किसानों से जुड़ेगी। तो ये मेरा किसानों से नम्र निवेदन है कि इस दिन को लिए किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना दें और अपना सैनिक के रूप में उस दिन, किसान के रूप में नहीं, जय जवान जय किसान, किसान तो आप हैं, जवान के रूप में भी आप अपनी ड्यूटी संभालिए, ये मैं किसान नेता को कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया राम निवास।